मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एनटीपीसी का आपने फर्स्ट डे का कंप्लीट रिव्यू एनालिसिस कर लिया है और आपने ये भी देख लिया कि किस किस टॉपिक से ऑलमोस्ट आपको जानकारी मिल गई है कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं जीके के सेक्शन में। और जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट अगर बात किया जाए टॉपिक 1857 का जो विद्रोह है, एक सवाल आपको देखिए इसीलिए कहा जा रहा है ये इस साल तो पूछी जा ही रही है और इसके पिछले साल भी जो पेपर हुई थी ना, तो 1857 का विद्रोह का जो टॉपिक रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको बने हैं यहाँ से। और एक चीज तो ये याद रखिए, देखिए समय अभी आपके पास जो भी है, मैं आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि 50 टॉपिक के बारे और 50 टॉपिक अगर आप वो करके जाते हैं, क्योंकि जब आप कल का पेपर एनालिसिस किया और अगर आपने देखा है जो अटेम्प्ट रहे स्टूडेंट्स के, देखिए जीके की मैं बात कर रहा हूँ, जीके की अटेम्प्ट अगर उनकी 32 है 35 है आउट ऑफ 40, लेकिन अगर बात किया जाए ना जब एक्यूरेसी के साथ, तो वो 25 से लेके 27 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और मैंने कहा है कि अगर ये 50 टॉपिक ही अगर आप अच्छे से कर लिए, शिद्दत से कर लिए ना, यकीन मानिए आप इस जो नंबर को आप देख रहे हैं ना 25 से 27 सवाल को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देखिए लेकिन वो 50 टॉपिक की जो मैंने नोट्स दी, अब जैसे कि आप 1857 का विद्रोह का ही नोट्स देखिए, तो इसको इतना तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इससे बाहर आपको 1857 का विद्रोह से सवाल नहीं बनेंगे। तो आप जो स्टूडेंट्स लिए हैं और जो लेना चाहते हैं, जिसकी मैंने फी आपको 200 बताई है, कंप्लीट 50 टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा। एनटीपीसी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट चाहिए सर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह। थोड़ी सी फटाफट चीजें करेंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। देखिए 1857 का विद्रोह, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक कैसा विद्रोह था, तो ये एक सैनिक विद्रोह है। सैनिक विद्रोह कहने का मतलब कि ये विद्रोह जो स्टार्ट किया गया था ना, सारे रेजिमेंट के जो सैनिकों के द्वारा ही शुरुआत की गई थी ये विद्रोह। इसके थोड़े से पृष्ठभूमि को मैं बनाता हूं। एक्चुअली इसके तत्कालिक कारण को आप लोग मेनली पढ़ते हैं, जो आप सभी को पता भी होगा कि जो चर्बी वाले जो कारतूस का यूज किया गया था, चर्बी वाले कारतूस में यह अफवाह फैलाया गया था कि इसमें जो चर्बी है एक तो गाय की है और सुअर की। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अंग्रेज में जो सैनिक की जो बहाली होती थी, ठीक है ना, देखिए एक चीज को ये समझिए कि जो ब्रिटिश जो अपॉइंटमेंट या फिर कहा जाए जो रिक्रूटमेंट करती थी पुलिस में, वो इंडियन भी होते थे, भारतीय भी होते थे और अंग्रेज भी होते थे। और भारतीय में कौन कौन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे ब्रिटिश के आर्मी में। तो अब देखिए गाय का चर्बी और सुअर, यानी कि बात आ गई धर्म की, और जब बात धर्म की आ जाती है तो आप सब कुछ एक्सेप्ट, उस समय की बात है 1857 की बात है, तो उस समय आप कुछ हद तक आप आर्थिक स्थिति को झेल लीजिएगा, राजनीतिक स्थिति अगर आपके पास शोषण हो रहा तो उसको झेल लीजिएगा, सामाजिक स्थिति को झेल लीजिएगा, लेकिन जब बात धर्म की आ जाती है ना तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती। और वही बात हुई थी यहाँ पे। तो ये तब तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग किया गया था। लेकिन ये तो बस जैसे होता है ना कि भाई पूरी तेल वेल बिछा दिया गया, लकड़ी कोयला गोईठा सब रख दिया गया, बस क्या चाहिए, आग की एक चिंगारी चाहिए। तो वो आग की एक चिंगारी थी ये तात्कालिक कारण, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 100 साल पहले से बन रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसकी थोड़ी सी मैं घटनाओं को चर्चा करके समझा देता हूं। बात है 1757 और आप पढ़ कौन सा विद्रोह रहे हैं, 1857, यानी कि ये 100 साल, ठीक है ना, ये 100 साल पूरी तरह से अंग्रेजों की तरफ से भारत का इतना शोषण किया गया कि फाइनली जो 1857 का विद्रोह, जो एक ऐसा विद्रोह था जो भारत को आजादी दिलाया जा सकता था, इसी विद्रोह के बाद भारत स्वतंत्र हो सकता था, लेकिन उसके असफल होने के कारण को भी मैं बताऊंगा कि क्यों 1857 का विद्रोह असफल रहा। लेकिन समझिए 1757 आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यही पलासी का जो युद्ध है, इस युद्ध के बाद जब अंग्रेजों का जो विजय हुआ, इसमें ही फाइनली तौर से देखा जाए तो जो ब्रिटिश को सत्ता या फिर कहा जाए शासन भारत में, इसकी शुरुआत हो जाती है इसी युद्ध के बाद से। यहीं से अंग्रेजों की सत्ता क्या होती है, प्रारंभ होती है। और इसके बाद एक निर्णायक युद्ध होता है 1764 में। कौन सा युद्ध है भाई, ये सब याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध।
और यही बक्सर के युद्ध के बाद फिर जो संधि होती है 1765 में, इलाहाबाद की संधि, जिसमें क्या क्या संधि हुआ था कि पूरा का पूरा बंगाल, ठीक है, पूरा उड़ीसा, पूरा बिहार, ये तीनों जो राज्य देख रहे हैं ना, यहाँ की जो दीवानी का जो अधिकार है किसको मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था। तो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है 1757 से लेके 1857, यानी कि ये 100 साल तक अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण, ये चारों दृष्टिकोण से इतना शोषण किया, इतना शोषण किया कि उसका ही नतीजा आपको मिला 1857 का विद्रोह। ठीक है, जैसे कुछ और भी मैं चीजें बता दूं, जैसे राजनीतिक कारण की अगर बात की जाए तो एक तो आप देख रहे हैं कि भाई 1765 में क्या मिल गया? अंग्रेजों को पूरी दीवानी मिल गई है बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, कि अब आप भाई यहाँ से पूरा मतलब कि विदाउट पेइंग टैक्स आप क्या करिए भाई, आप व्यापार करिए, जो भी जहां फैक्ट्री लगानी है लगाइए। ठीक है, और कुछ राजनीतिक कारण के बारे में आपको चर्चा कर दूं, जिसमें आपको पता होना चाहिए जो भारत का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल याद रखिएगा, ये सब पूछेगा, 1848 से 1856 तक रहा। इसका एक मेन या बोला जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका है जो अंग्रेज ये 1857 का विद्रोह का एक बोला जाए तो एक ग्राउंड बनाने के लिए, क्योंकि इसने क्या किया था? एक सिद्धांत चलाया था हड़प नीति की। क्या है ये हड़प नीति? याद रखिएगा, किसने लाया था हड़प नीति पूछेगा, इंग्लिश में बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको चूक नीति के नाम से भी जानते हैं या व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस हड़प नीति में क्या रखा गया था शर्त? इसमें शर्त ये रखा गया था कि कोई भी राजा, ठीक है, अगर कोई राजा का अगर अपना पुत्र नहीं है, याद रखना है भाई, अपना पुत्र नहीं, अगर गोद लिया कोई पुत्र है तो उसको इसका अपना पुत्र नहीं माना जाएगा, और उस राजा की मृत्यु के बाद वो जो क्षेत्र है वो किसमें विलय हो जाएगा? अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो गोद लिया पुत्र है उसको वहां का राजा बनाया जाएगा, नहीं। तो ये थी हड़प नीति, याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछेगा आपको, हड़प नीति लाया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, इस हड़प नीति से, ठीक है ना, इस हड़प नीति में जो सबसे पहला जो साम्राज्य था या जो सबसे पहला क्षेत्र था जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, कौन था भाई? सतारा। सतारा का राजा का नाम आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कौन था राजा यहाँ का? अप्पा साहब जी थे। ठीक है, कौन थे? अप्पा साहब जी थे। कौन थे? अप्पा साहब थे। ईयर याद रखिएगा, कब मिलाया गया था? 1848 में। इनका कोई पुत्र नहीं था, इनके मृत्यु के बाद ही इनको क्या कर लिया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि इनके मृत्यु के बाद अब भाई सतारा राज्य का जो राजा कौन बनेगा? गोद लिया हुआ पुत्र अब बन नहीं सकता, ये हड़प नीति के बाद से, तो इस किया हुआ इसको ब्रिटिश में मिला लिया। या दूसरा याद रखिएगा, ये सब पूछेगा आपसे ईयर के साथ, 1849 में जैतपुर। जैतपुर कहाँ है ये पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश में है। और एक आपका संभलपुर कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा में है। इसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, कब? 1849 में। तीसरा, 1850 में याद रखिएगा बगथ, ठीक है, बगथ, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ये सभी क्षेत्र किस नीति के तहत? तो हड़प नीति। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चौथा याद रखिएगा 1852, जो 52, उदयपुर। उदयपुर आपको पता होना चाहिए, उदयपुर वाला जो क्षेत्र था इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया था। ये कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्त। इसको भी क्या कर लिया गया? अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1853 याद रखिएगा, झांसी। ठीक है, झांसी, जहां का राजा कौन था बताइएगा, कोई किसी को याद है? गंगाधर, बिल्कुल, गंगाधर राव की मृत्यु गया, क्योंकि इनका भी कोई गोद लिया, मतलब इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, तो वो भी क्षेत्र झांसी को भी क्या कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। एंड फाइनली छठा याद रखिएगा, 1854 नागपुर क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये सब पूछेगा हड़प नीति में, ये एकदम सीक्वेंस के साथ, या कौन सा क्षेत्र नहीं मिलाया गया था हड़प नीति के तहत। और फिर से यही लॉर्ड डलहौजी के तहत एक और इंपॉर्टेंट काम किया गया। देखिए 1856, एक तो आपका अगर पुत्र नहीं है तो भैया आप अपना क्षेत्र ब्रिटिश में मिला लिए, जिसमें सतारा पहला था, उसके बाद 1819 में जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, फिर भगत आपका 1850 में 52 में उदयपुर हो गया, 1853 में झांसी हो गया और 1854 में नागपुर। अब ये एक और इम्पोर्टेंट देखिए कि 1856 में डलहौजी ने क्या कहा कि कुशासन के आधार पर,
कुशासन के आधार पर मतलब कि आप अच्छी तरह से वहां पर प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए अब वो क्षेत्र अंग्रेज अपने क्षेत्र के अधीन कर रहा है। और कुशासन के आधार पर पहला जो क्षेत्र था वो कौन था? अवध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवध को क्या कर लिया गया था? डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में हासिल कर लिया। तो अब जो राजा है ना, देखिए एक तो कहीं हद तक देखे कि चलिए पुत्र नहीं है, लेकिन अब देख रहे भाई कि अंग्रेज की जो नीतियां हैं, तो अब ये कुछ भी कह करके अब आपको अपने क्षेत्र, आपकी क्षेत्र को छीन सकती है। तो ये बहुत, और जो कुशासन की जो नीति जो इन्होंने लाई और जिसके आधार पर क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू किया, ये भी एक बहुत बर्निंग काम किया 1857 के विद्रोह। मतलब जो भारतीय थे अब वो इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और फिर हम सभी भाई क्या करें, भाई उतर जाए मैदान में अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए। तो ये तो कुछ मैंने आपको राजनीतिक कारण बता दिया। अब आपको मैं कुछ आर्थिक कारण को भी एक्सप्लेन कर दूं फटाफट। जैसे कि अंग्रेज क्या करने लगे, जैसे आपको पता चल गया इलाहाबाद की संधि, ठीक है। ये इलाहाबाद की संधि मैंने बताई 1765। कहाँ गया मेरे दोस्त? 1765 वाली बातें मैंने अभी आपको बताई थी। ये रहा 1765 इलाहाबाद की संधि, जिसमें ये 3 राज्यों की क्या हो गए? दीवानी मिल गई। अब यहां से पूरा पैसा निकल रहा है, यानी कि टैक्स वसूली कर रहा है अंग्रेज। और ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है आपका इंग्लैंड में। यानी भारत को क्या किया जा रहा है? लूटा जा रहा है, यानी धन की निकासी हो रही है यहाँ से। यहीं से एक फेमस किताब आपको लिखी जाएगी और इसको आपको पूछा भी जाएगा, धन की निकासी हो रही है। और ये धन कहाँ जा रहा है? तो ब्रिटेन में जा रहा है। और यही समय है 1765 की, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन या कहा जाए औद्योगिकी क्रांति जो आई थी। यानी कि ये इतना पैसा भारत से लूटा गया और वहां पे इतने इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ इंग्लैंड में, जिसको कहा गया औद्योगिक क्रांति। यही 1765 का समय है, ठीक है। तो इन काफी ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप किया। और इसी समय दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। याद करिए, पुस्तक वेरी वेरी फेमस है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, धन की निकासी का सिद्धांत, ठीक है। धन की निकासी का सिद्धांत, ये पुस्तक किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ये एक कारण है। दूसरा कारण आर्थिक में ये था भू राजस्व। भू राजस्व मतलब क्या है कि आपको भूमि की क्या करनी होगी भाई? टैक्स देनी होगी। मतलब ये भू राजस्व की नीति में ये था कि जो किसान है ना, उसको 50% तक भू राजस्व देना होगा। इसका मतलब ये ऐसे समझिए कि कोई किसान है जिसकी अपनी इतनी 10 एकड़ भूमि है, ठीक है। उसने खेती किया है दोस्त, ठीक है। अब उसने खेती करके जो भी आमदनी की है उसका 50% अंग्रेज को दे दीजिए। अगर आप निर्धारित कर लिया गया है कि आप एक साल में इतना आपका जमीन है, तो आपको 50%, मतलब कि मान के चलिए मैं एक अप्रॉक्स दे रहा हूँ 10,000 रुपया इंग्लैंड को, अंग्रेज को देना है। अब भले अगले साल आपका इतना ये पैदावार हुआ हो या पानी मिली चाहे नहीं, वर्षा हुई या नहीं, वर्षा ऋतु आई या नहीं, डजेंट मैटर। आप उत्पादन नहीं भी हुआ है तो भी आप कर ले करके या फिर कहा जाए उधार लेकर के आप हमें 10,000 रुपया चुकाइए, जो भी एक निर्धारित किया गया। तो इससे हुआ क्या कि अब जो किसान जिनके जो अपने भूमि थे, उनको अपनी भूमि बेच बेच करके अंग्रेजों को पैसा देना पड़ा। तो ये किसान जो भूमिहीन से अब एक मजदूर बन गए थे, अब दूसरे की जमीन पे जाकर के वो खेती करने लगे, अपना जमीन बेच बेच करके अंग्रेज। तो इस प्रकार से एक आर्थिक रीजन ये बचा। तो किसान भी मतलब तत्पर थे कि भैया अब हमें इसे कैसे भगाना है। दूसरा एक और रीजन सुन लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि इंग्लैंड में क्या है, इंडस्ट्री बैठाया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कॉटन की इंडस्ट्री बैठाई गई इंग्लैंड में, ठीक है। या चलिए मैं एक चाय का इंडस्ट्री बैठाया गया है। अब भैया चाय कहाँ उत्पादन होगी? कहुआ, कॉफी, तंबाकू, उसी प्रकार अफीम, उसके बाद नील। तो अब ये तो भाई गर्म क्षेत्र में होगा, भारत गर्म क्षेत्र, तो वहां पे खेती कराया गया है, जिसका यूज भारत में नहीं है, लेकिन इसका यूज कहाँ किया जा रहा है? एज ए रॉ मटेरियल इंग्लैंड में। तो इसको कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। मतलब कि आपसे खेती कराया जा रहा है, आप अपने देश के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसके लिए कर रहे हैं? इंग्लैंड के इंडस्ट्री के लिए। तो ये हो गया कृषि का वाणिज्यीकरण। समझ में आया? उसके अलावा क्या कर दिया गया कि जो भारतीय जो भी वस्तु बना रहे हैं उसकी जो कीमतें थी उसको बहुत बढ़ा दिया गया, ताकि जो भारतीय हैं भारतीय वस्तु को ना खरीद करके अंग्रेज के सारी कंपनियां भारत आने लग गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त हुआ और फाइनली 1833 में चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी समाप्त हो गया और पूरे
भारत सॉरी ये क्या बोलते हैं, अंग्रेज की जितनी अंग्रेज बोल रहा हूँ, इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में आके अपनी वस्तुओं को बेचने लगा। और भाई सिंपल सी बात है, भारतीयों की वस्तुओं की कीमत अधिक है तो भारतीय खरीदेंगे किसके वस्तु को, अंग्रेजों की। तो इससे मुनाफा किसको हुआ, इंग्लैंड को भी। तो ये कुछ आर्थिक रीजन रहे। अब एक और अंतिम रीजन देख लेते हैं हम लोग, सामाजिक और धार्मिक रीजन। सामाजिक और धार्मिक रीजन में ये हुआ कि हस्तक्षेप करना शुरुआत कर दिया था अंग्रेज भारतीयों के। जैसे कि देखिए, एक तो ये हो गया यहाँ पे, देखिए मैंने क्या कहा कि बातें पैसे की हो बर्दाश्त हो जाती है, बातें भाई मेरे शोषण की है तो वो हो जाती है, लेकिन बात जब धर्म की आ जाती है ना तो उस समय सिर नहीं झुकता है। उस समय की बात, और आज भी ये चीज आप देख रहे होंगे। तो आपने देखा 1829 में क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, हालांकि ये अच्छी चीजें थी, सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा मतलब कि अगर आपका पति की मृत्यु हो गई है तो आपके साथ ही आपके पत्नी को भी जला करके क्या किया जाएगा, उस स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, ताकि उस पति का रक्षा अभी जीते जी तो आपने किया, मरने के बाद भी आप वही करेंगे। और अगर आप मान लीजिए कि अगर वो भाई इच्छा से वो उनकी पत्नी जलती भी थी, ऐसा नहीं कि बाय फोर्स उनको जलाया जाता था, लेकिन 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा को क्या किया दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये जो सोच उस समय भारतीयों की थी, जो रूढ़िवादी सोच के थे भाई, उनके धर्म को ऐसा लगा कि नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है ये सब नाम ही लिखते चलिएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए, यानी कि जो विधवा हैं उनको पुनर्विवाह करने की प्रस्ताव लाए गए। ये भी जो रूढ़िवादी जो भारतीय थे उनके ठेस पहुंची। और 1813 का ये चीज मैं भूल गया, चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया। मतलब अंग्रेज से जो ईसाई मिशनरी है, यानी कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भारत जाएं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। जो हिंदू है कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करे। तो भाई ये भी भारतीयों को भाई हजम नहीं हुई कि हमारा धर्म का क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा धर्म यहाँ पे नष्ट हो रहा। तो अब जो है ये सारी जो रीजन आप देखें, अगला कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि सैन्य कारण की बात की जाए तो मैंने कहा कि जो अंग्रेजों की जो सैनिक है उसमें भारतीय भी हैं। तो भारतीयों के साथ नस्लवाद की नीति थी। नस्लवाद मतलब कि रंग भेद, कि गोरे भारतीय है नहीं, अंग्रेज के जो सिपाही है वो गोरे हैं तो उनकी सैलरी अधिक रहेगी, उनको प्रमोशन किया जाएगा, उनको अच्छी सुविधाएं अलाउंसेस दी जाएगी। लेकिन जो भारतीय सैनिक जो काले हैं उनकी सैलरी ना तो बढ़ेगी ना ही प्रमोशन की जाएगी। तो इस प्रकार से सैन्य यहाँ पर भी जो आपका एक प्रकार से शोषण देखा गया। और फाइनली जो बना क्या, मेन तत्कालिक रीजन। चलिए तत्कालिक रीजन के बारे में यहाँ से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके चीजों को समझते। देखिए ये सब, देखिए ये जो चीजें चल रही है ना, ये सब घटना 1856 तक जो मैंने बताया कुशासन, यानी 1757 से लेकर 1800, ये 100 साल तक अंग्रेजों ने भारतीयों पे इस तरह का शोषण किया, इतना दबाव दिया कि फाइनली अब जो है भाई चर्बी वाला जो कारतूस का इस्तेमाल किया जाएगा। मंगल पांडे जो आएंगे फिर एंट्री करेंगे, अब इस विद्रोह का जो स्टार्टिंग ही होगा, तो यहां से ही फिर पूरी की पूरी पृष्ठभूमि बन जाएगी। तो ये शोषण आप देखिए 100 साल तक भारतीयों पे अंग्रेजों ने इतना दबाव दिया, इतना शोषण किया कि इसका नतीजा 1857 मिला। और 1857 का विद्रोह कहा जाता है कि इतना सफल हो सकता था कि भारत उसी समय अंग्रेजों से आजाद भी हो सकता था, लेकिन कुछ कारण रहे। चलिए उस कारण के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक बात और समझिए, जो तत्कालिक कारण की जो कहानी यहाँ है उसको भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि माइंड में सही तरीके से अच्छे से चल पाएगी। हुआ क्या था देखिएगा, जो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर बन रहा है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर बना भारत का, इसने क्या किया है, ये जो उस समय राइफल जो यूज होती थी, ब्राउन बैस राइफल यूज होती थी, ठीक है ना, कौन सी, तो ब्राउन बैस राइफल यूज हुआ करती थी। अब इसको क्या कर दिया जा रहा था इसको, अच्छा इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें जो गोली या कारतूस का जो इस्तेमाल होता था ना, मतलब इस गोली अगर इससे चली भी जाती थी, किसी को लग भी जाती थी तो लोगों की मृत्यु नहीं होती थी। इसीलिए क्या किया गया, ब्राउन बेस राइफल की जगह इसको रिप्लेस किया गया एनफील्ड राइफल से, ठीक है, एनफील्ड राइफल से। और इसकी खासियत यह है कि इसकी कारतूस में जहर होता था, और उस जहर को अब आप हाथों से अगर करेंगे भाई तो उससे तो सैनिक का भी मरने का चांस है। तो उस कारतूस में क्या किया जाता था, तो ऊपर से चर्बी की एक लेयर डाल दी गई थी, और ऐसा अफवाह फैला दिया गया, क्योंकि भाई देखिए चीजें आपको भी पता है कि अफवाहें फैलती कितनी तेज से है, कि ये जो चर्बी है जिसमें गाय और सुअर का
चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और जो सैनिक में भारतीय भी हैं और भारतीय में हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, इसमें सैनिक में है। तो अब भाई धर्म की बात आ गई, तो अब यहीं से बात इतनी तेज पकड़ ली, तो ये बात पूरी जो है रेजिमेंट में जो सैनिक छावनी है वहां पर फैल गई और हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए। ठीक है, जो सैनिक थे ब्रिटिश के आर्मी में वो सभी भड़क गए। इस समय धर्म से ऊपर कुछ नहीं था भाई। ठीक है, और यही 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, चर्बी वाले कारतूस। तो बात है वेस्ट बंगाल के बैरकपुर की। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल की बैरकपुर में 29 मार्च, याद रखिएगा डेट के साथ, ये नोट्स में लिखा हुआ, अभी हम लोग आएंगे। 1857 में 34वीं बटालियन रेजिमेंट की ये लोग थे, जिनके एक सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को ये बात पता चली, वो गए। ठीक है, जो वहां के सीनियर थे अपने 34वें रेजिमेंट के, जहां के सर्जेंट जो थे वो थे बाघ, और वहां के जो लेफ्टिनेंट थे या कहा जाए कर्नल जो थे वो थे आपके ह्यूशन। उनको साफ साफ कह दिया कि भैया हम ये चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल नहीं करें। तो अब भाई देखिए, आप एक सिपाही, वो भी आप कौन सा सिपाही, भारतीय कालेवाद आप सिपाही है, और आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि सर्जेंट और लेफ्टिनेंट कर्नल को आप मतलब कि एक प्रकार से समझिए कि डायरेक्ट आकर के बातें कर रहे हैं और ऑर्डर दे रहे कि हम यूज नहीं करेंगे। साफ इनको कहा गया कि भाई आप सिपाही में हैं, जो बोला जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है कीजिए। और मंगल पांडे भाई माने नहीं, ये इनके ऊपर ही आक्रमण कर दिए। किसके ऊपर? ह्यूशन के ऊपर। और इनके बचाव में बाघ भी आए, तो बाकी इन दोनों की मृत्यु हो गई। और आनन फानन में, ठीक है, सोचिए ये घटना कब की है? 29 मार्च 1857 को, 1857 की। और 8 अप्रैल को क्या कर दिया गया? मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मतलब इतना जल्दी, आज के समय में आप देखते हैं कोर्ट कचहरी, पेटिशन, ये लंद फंद करते करते सालों, 2 साल 10 साल गुजर जाते हैं। ये जस्ट आपके 8 से 10 दिन के अंदर इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये एक मैसेज दिया गया पूरे रेजिमेंट में, भारतीय जितने भी सैनिक थे हिंदू मुस्लिम को, कि अगर कोई ऐसा करता है कारतूस यूज करने से, तो भाई देख लीजिए इसका क्या परिणाम मिलेगा। अब ये बात पहुंच गई है, फैलना स्टार्ट हो गई है। और देखिए 1857 का विद्रोह 29 मार्च से ही शुरुआत हो गया, लेकिन इसका विस्तार जो है मेरठ से स्टार्ट होगा। मेरठ में जो बटालियन है, मेरठ में प्लानिंग किया गया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, सही बात है, ये धर्म की बात है, और मंगल पांडे को फांसी की सजा भी दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे भी मेरठ में जो छावनी है, वहां से अब हम लोग आगे आएंगे नोट्स पे, वो लोग भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर वहां से कैसे चीज आगे बढ़ेगी वो भी देखते हैं। चलिए, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मुझे बताना है, इसलिए मैं वहां पर रोक रहा हूं। अभी तक आप चीजें समझ रही है ना? चलिए भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसा विद्रोह है। तो ये एक सैनिक विद्रोह है। विद्रोह का प्रतीक क्या? देखिए, मतलब कि जो भी रेजिमेंट में जाएंगे भाई, तो अगर आप भारतीय हैं और आप अंग्रेज के विद्रोही हैं, तो कैसे पता चलेगा? हम 1857 के विद्रोह में आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो कोई जैसा होता है ना कि कोई चिन्ह हम लोग एक डिसाइड कर लेंगे, ये करेंगे, कोई मतलब। तो यहाँ पे प्रतीक रखा गया था इस विद्रोह का कि रोटी और कमल। मतलब खाना खाने जा रहे हैं तो आप रोटी बस उठा दीजिए, मतलब समझ जाएंगे कि आप हमारे साथ हैं इस विद्रोह में। कमल लेके खड़ा, तो यानी रात को हम लोग बगावत करेंगे, सभी मिल करके निकलेंगे बाहर, और जितने हथियार उथियार लेकर के हमें डायरेक्ट दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली के जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय, उनके पास पहुंचना, उनके नेतृत्व में ही हम लोग 1857 का विद्रोह करेंगे। तो याद रखिएगा, पूछेगा। देखिए, मैं बहुत फास्ट वे में चीजों को लेके चल रहा हूं। विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह सिंबल जो था वो था कमल और रोटी। 10 मई को यह विद्रोह शुरू हुआ। 10 मई को यह विद्रोह शुरू हो गया था। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया मंगल पांडे की कहानी, जो स्टार्ट, ये विद्रोह का मेन तत्कालिक कारण जो बन गया था वो 29 मार्च से ही बनी है। और फाइनली ये विद्रोह का जो विस्तार होता है वो 10 मई से ही शुरू होता है। ठीक है, कब से शुरू होगा? 10 मई से शुरू होता। 10 मई को क्या हुआ? ये विद्रोह शुरू हो गई। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है भाई? अब देखिए, ये जो 1857 का विद्रोह होगा, इसकी एक रणनीति बनाई गई। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे 1857 की एक स्ट्रेटजी बनाई गई, क्योंकि आपने देखा 100 साल तक जो अंग्रेजों ने शोषण किया भारतीयों के ऊपर, आपने देखा राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो भाई अब हम अंग्रेजों को यहां से भगाएं कैसे? तो एक रणनीति बनाई गई, और ये रणनीति बनाने का जो कार्य किया गया था किनके द्वारा, पूछेगा आपसे एग्जाम में, रनोजी बापू एंड अजीमुल्ला खान के द्वारा। कहां ये बन रहा है स्ट्रेटजी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे? लंदन में। और अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह करेंगे, जिसकी शुरुआत जो तिथि रखी गई थी 31 मई 1857 की होगी। लेकिन ये विद्रोह असफल होने का मेन रीजन यही रहा कि देखिए, ये विद्रोह स्टार्ट हो गया 10 मई को ही, और हम लोगों ने प्लानिंग किया था स्टार्ट कब करेंगे? 31 मई, यानी 20 दिन पहले ही ये विद्रोह क्या हो गया भाई? शुरू हो गया।
अब देखिए 20 दिन पहले शुरुआत हो गई है इस विद्रोह की। अब इसकी सबकी सूचना ये है पूरे भारत में क्या है कि 18 हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं 31 मई को, ठीक है, और 20 दिन पहले शुरुआत हो गई है। तो अब भाई अब यहाँ पे जो 10 मई से जो शुरुआत हुई कहां से, तो मेरठ में। देखिए मेरठ की भी मैं अब आपको बातें बता दे रहा हूं। मेरठ में हुआ क्या था समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिएगा मेरठ में क्या होगा, मेरठ के जो सिपाही हैं अब वो लोग भी क्या करेंगे भाई कि जो चर्बी वाले कारतूस है वो इस्तेमाल करने से मना करने लग गए। उन्होंने देखा कि हमारे एक सिपाही मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, बातें धर्म की है। तो मेरठ की 99 सैनिक जो है ना वो 24 अप्रैल, याद रखिएगा, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल को, ठीक है, कब दिया गया, 8 अप्रैल को फांसी दी गई है। और ये मेरठ की छावनी की बात हो रही है जिसमें से 99 सैनिक जो है 24 अप्रैल 1857 को कारतूस यूज करने से क्या कर दिए, मना कर दिए। तो इन 99 सैनिकों में से 85 सैनिकों को क्या कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया कि भैया आपको तो कारतूस यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई अंदर रहिए, ठीक है। तो फाइनली अब देखिए अब आपके सैनिकों को बंद कर लिया गया, 99 से 85 सैनिकों, जो बचे हुए जो सैनिक हैं अब तो वो तो भाई आपके लिए लड़ेंगे ही। बताइए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल ही लड़ेंगे। तो अब यहीं से यूपी के मेरठ से ही ये जो है मेरठ कैंट के सभी सिपाही, जिसके नेतृत्व करने वाले कौन है, कदम सिंह है। यहां से जो नेतृत्व करेंगे भाई कदम सिंह करेंगे इस विद्रोह को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरठ में जो 85 सोल्जर को भाई जो अब इनको जो छुड़ाने का जो काम करेंगे ये कदम सिंह ही करेंगे। और इनको छुड़ाया गया, जितने भी गोलियां बंदूक हथियार थे सब कुछ छीन लिया गया अंग्रेजों से। और यहां से ये सभी निकल गए कहाँ, दिल्ली के लिए। और ये तिथि है 10 मई, ठीक है। और यहीं से आपका 1857 विद्रोह प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से सारे सैनिक जो है मेरठ के जो कैंट है, यहाँ से सारे सैनिक सारे हथियार को लेकर के 10 मई यानी कि मतलब 10 मई को निकल गए हैं। और यहीं से विद्रोह का भाई शुरुआत हो गया 1857 का। और सुबह मॉर्निंग होते होते दिल्ली पहुंचते हैं। और ये घटना जो सब देख रहे होते हैं, आप बिपिन चंद्र जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ भी है कि मतलब वो सुबह सुबह को जो नजारा, जो सारे सैनिक आ रहे हैं दिल्ली में, और एक एक हथियार नहीं है भाई, 10-10 12-12 हथियार वहां से उठा लिए हैं और जा रहे हैं दिल्ली के मुगल बादशाह कौन है भाई बताइएगा, बहादुर शाह जफर के पास, ठीक है। और उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप ही हमारे मेन, अगर कहा जाए भारत का जो उस समय लीडर है मुगल बादशाह वही थे, तो आप ही इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे और हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और यहीं से फिर क्या होगा, 1857 का विद्रोह का शुरुआत होगा। तो चलिए यहाँ से फिर अब हम लोग देख लेते हैं और भी, अब जो भी फैक्चुअल चीजें, जितनी भी चीजें हैं अब यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। एक आपका पृष्ठभूमि बना 1857 और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 1857 के इर्द गिर्द से क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने बता दिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला सैनिक विद्रोह, तो याद रखिएगा 1806 में हुआ था भारत में, कहाँ, वेल्लोर जो तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा जो है आपका सैनिक विद्रोह वो 1857 का विद्रोह था। इस समय आपसे पूछा जाएगा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो उस समय कौन थे, पाल्मस्टन थे। गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन जो क्राउन थी उस समय कौन थे, तो क्वीन विक्टोरिया थी। और मुगल बादशाह उस समय कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है। इसी के नेतृत्व में जो मेरठ के जो छावनी के जो सारे सैनिक थे वो इनके ही पास पहुंचे थे। और इनके ही नेतृत्व में 1857 के विद्रोह को दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। लेकिन वही बात है कि सारे क्षेत्रों तक, क्योंकि सभी को ये पता है कि 31 मई को 1857 का विद्रोह होगा। अब धीरे धीरे ये मैसेज जैसे जैसे पहुंच रही थी तो वहां पे क्षेत्र में 1857 का विद्रोह शुरू हो रहा था। क्योंकि एक साथ ये विद्रोह शुरू नहीं हो पाया, ठीक है ना, सभी जगहों पर ये संदेश नहीं पहुंच पाया कि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 31 मई को स्टार्टिंग डेट है। तो जैसे जैसे ये बात फैलती गई, अलग अलग जगहों पे क्रांतियां होना स्टार्ट हुई, लेकिन एक साथ ये नहीं हो पाई, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया था इस विद्रोह को दबाने का। और ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह असफल रहा, ठीक है। इनके सेनापति का नाम याद रखिएगा, बख्त खान थे, यानी कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है उनके सेनापति बख्त खान थे। ब्रिटिश आर्मी चीफ का नाम आपसे पूछा जाएगा, जो सेनापति कौन थे, कॉलिन कैंपबेल थे। 1857 के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कारण जो थे
1857 के विद्रोह के जो रीजन बने, लेकिन जो तात्कालिक कारण वो क्या था, इस विद्रोह का मेन तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस की घटना। दिसंबर 1856 में ब्रिटिश आर्मी के लिए लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। इस राइफल में बुलेट कारतूस जो थी वो गाय और सुअर की चर्बी से मिलाकर बनाया गया था, जिसे दांत से काट करके खोला जाता था। और जैसा आप सभी को पता है कि जो सैनिक हुआ करते थे ब्रिटिश जो सैनिक थे उसमें भारतीय भी होते थे, और भारतीय में हिंदू मुस्लिम, तो उनके लिए भाई ये धर्म की बातें आ जा रही थी, धर्म की अवहेलना हो रही थी यहाँ पे। तो विद्रोह की शुरुआत जो है बैरकपुर वेस्ट बंगाल के छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस यूज करने से, देखिए जो कि ये सिपाही थे और इनके द्वारा ही ये स्टार्ट हुआ ये आपका विद्रोह, इसीलिए इस विद्रोह को कहा जाता है सिपाही विद्रोह भी। मना कर दिया था इन्होंने यूज करने से, और ब्रिटिश सेना जो लेफ्टिनेंट बाग और जो सर्जेंट हुसन थी इनकी हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। इनकी मृत्यु से ही ये विद्रोह शुरुआत हो गई थी, और 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा भी दे दी गई थी। अब विद्रोह का जो विस्तार है धीरे धीरे हुआ। मेरठ के 33वें रेजिमेंट के सेना भी कारतूस यूज करने से मना कर दिए। जैसे मैंने बताया कि 85 सेना को उनको क्या कर लिया था, गिरफ्त में कर लिया था, और इनके नेतृत्व कौन कर रहे थे, कदम सिंह। और अंग्रेज सिपाहियों की हत्या करके 10 मई को 1857 के विद्रोह की शुरुआत यूपी के मेरठ से 20 दिन पहले मेरठ कैंट के सिपाही कदम सिंह के नेतृत्व में अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाते हुए, और सारे जो सैनिक को बंदी बनाया गया तो उनको छुड़ा लिए गए, और 1857 की घोषणा, क्रांति की घोषणा 10 मई को ही कर दी गई। मेरठ कैंट के सिपाही जो है दिल्ली पहुंचे मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के पास, और 11 मई 1857 को उनके ही नेतृत्व में 1857 के विद्रोह को क्या किया गया, आगे लेके चला गया, जो फिर धीरे धीरे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी के क्षेत्रों तक विस्तार हुआ। यहाँ तक धीरे धीरे फिर सूचनाएं पहुंची, तो सभी फिर क्रांति सभी क्षेत्रों में स्टार्ट हुआ, लेकिन अलग अलग होने के कारण सभी क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया इस विद्रोह को। 1857 की क्रांति 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। 1857 की क्रांति अलग अलग जगहों पे हुई, लेकिन एक साथ नहीं हुई, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया नियंत्रित करने का, और ये बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण 1857 का विद्रोह फेल हो गया। 1857 के विद्रोह की प्रमुख पुस्तकें याद रखिएगा, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर जी के द्वारा लिखा गया है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार जी के द्वारा लिखा गया है। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जाएगी, 1857 से रिलेटेड पुस्तकें हैं। 1857 के विद्रोह किसने अपने आंखों से देखा था, तो मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स। इनका जन्म आगरा, मृत्यु में इनके दिल्ली में हुई थी। अब याद रखिएगा, अंग्रेज के द्वारा बहादुर शाह जो जफर है उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको वर्मा के रंगून में भेज दिया गया। अंतिम मुगल बादशाह यही थे। निकोलसन एंड हडसन के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी इनकी। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली विजय के बाद भारत में औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं, बल्कि ब्रिटेन की क्राउन, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन से ही यहाँ पे शासन को चलाया जाएगा। और यहीं से फिर आपका चार्टर एक्ट की स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जो एक्ट में मैंने पढ़ाया। अब यहाँ से कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, स्थान मिलेंगे, जो विद्रोही नेता का नाम आपसे पूछा जाएगा, और इनको कुचलने वाले या फिर अंग्रेज के तरफ से जो लीड कर रहे थे उस क्षेत्र में, उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो मेरठ में अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेरठ में जो कदम सिंह मैंने आपको बताया, जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और इनको रोकने वाले इस विद्रोह को कौन थे, कॉलिन कैंपबेल थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति बख्त खां ने लीड किया था इस विद्रोह को। निकोलसन और हडसन के द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। लखनऊ अवध, याद रखेगा, अवध वो कब शामिल किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, 1856 में, कुशासन के आधार पर, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर के द्वारा। कॉलिन कैंपबेल ही इनके विद्रोही नेता रहे अंग्रेज की तरफ से। मथुरा में जो क्षेत्र को नेतृत्व करे था देवी सिंह। कॉलिन कैंपबेल विद्रोही आपके यहाँ से जो कुचलने वाले अंग्रेज की तरफ से रहे। कानपुर में नाना साहेब धोंदूपंत जिनको कहा जाता है, मूल नाम पूछा जाएगा आपसे, तात्या टोपे रामचंद्र पंडूरंग, याद रखिएगा, पूछेगा इनसे सवाल आपका। कॉलिन कैंपबेल ही इनके विद्रोही नेता रहे। अंबाला हरियाणा में नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम, जिनको रोका जा रहा था, अंग्रेजों की तरफ से रोका गया निकोलसन हडसन के द्वारा। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई। जनरल ह्यूरोज गंगाधर राव जिनकी मृत्यु हो जाती है,
और फिर इनको शामिल कर लिया गया था 1853 में ही। झांसी वाला क्षेत्र को कहाँ अंग्रेजों के हासिल कर लिया गया था, क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं था। तो इनको अलग अपनी मतलब कि गुस्सा थी अंग्रेजों से, तो ये भी देखिए वहाँ से शामिल है इस विद्रोह में। इलाहाबाद में देखा जाए तो लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे, कर्नल नील जो है विद्रोही अंग्रेजों की तरफ से जो कुचलने वाले रहे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेनाल्ड। गोरखपुर से गजोधर सिंह नेतृत्व करते, जनरल रेनाल्ड। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। और बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे, विंसेंट अय्यर जो थे इनके विद्रोही नेता थे। तो ये है भाई 1857 विद्रोह का पूरा चीज मैंने स्टोरी के साथ, और जो ये सब मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे कि 1857 का विद्रोह, ये सब चर्बी वाले जो भी चीज़ें मैंने बताई, पलासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध 1764 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में, डलहौजी का कार्यकाल याद रखिएगा। फिर मैंने आपको बता सती प्रथा का अंत 1829 में, विधवा पुनर्विवाह आया गया अधिनियम 1856 में। ये सब सवाल पूछेगा मेरे भाई। अच्छा, ये आपका जो हड़प नीति के द्वारा ये सारे क्षेत्र को कब कब अपने अधीन में किया गया और कुशासन के आधार पर अवध को किया गया था, ये सब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनटीपीसी के लिए जो भी 50 टॉपिक्स का नोट्स आप देख ही लिए हैं, कैसा नोट्स है नहीं है, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ उसको जरूर देख लीजिएगा। 50 टॉपिक्स में बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट करा दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।